नमस्कार। आपका मित्र प्रवेश चंद्र जोशी सत्य प्रेमी पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस ऑनलाइन वीडियो कार्यक्रम में आशा है आप सभी सुखी होंगे, निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके सपरिवार कुशल मंगल की कामना करता हूं। आज हमारा जो अध्ययन है वो कक्षा 9 में जो गद्य खंड चल रहा है उस गद्य खंड में पाठ 2 भाषा की ओर का ही आगे को प्रश्न अभ्यास होना है। क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी के पाठ्यक्रमानुसार जो पुस्तक है उसके गद्य खंड में भाषा की ओर राहुल सांकृत्यायन का जो पाठ है उसके प्रश्न अभ्यास की ओर हम चलते हैं। प्रश्न अभ्यास को मुख्यतया 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर 1 प्रश्न उत्तर अर्थात सामान्य पाठ आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं वो इसमें बांटे जा सकते हैं। दूसरा रचना और अभिव्यक्ति। तीसरा भाषा अध्ययन। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, आलोक करने की बात यह है कि पाठ्येतर सक्रियता जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क अर्थात परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसके विस्तृत उसको देखते हैं। जैसे आपका प्रश्न उत्तर जिसमें हम पाठ आधारित क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाले प्रश्नों को उत्तर दे देते हैं। और दूसरा रचना और अभिव्यक्ति। इस अंश में हम प्रश्नों के लिए अपने अध्ययन, सोच, विचार व अभिव्यक्ति पर उत्तर देते हैं या अभिव्यक्ति के आधार पर उत्तर देते हैं। तीसरा है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन के अंतर्गत हम पाठ में आए व्याकरणिक शब्दों व व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। जो आपको पहले ही बताया कि पाठ्येतर सक्रियता जो है ये आपके परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आता है। प्रश्न अभ्यास को करने के लिए आइए पहले कक्षा का जो अनुभव है, कक्षा का जो आनंद है, थोड़ा सा, यद्यपि वो कक्षा तो नहीं कर सकते हम जो होती है, लेकिन जो मेरे अपने स्टडी रूम में अध्ययन कक्ष में बनाया हुआ है उसका हम थोड़ा सा कक्षा शिक्षण का आनंद लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको महापंडित राहुल सांकृत्यायन के पाठ में जो आपके पाठ्यक्रम में भाषा की ओर इस पाठ के प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास आपको कराते हैं। इसके प्रश्न अभ्यास को अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाता है तो इसकी 3 कैटेगरियां बनती हैं, 3 श्रेणियां बनती हैं। एक है सामान्य प्रश्नोत्तर, सामान्य प्रश्न। इसमें आप पाठ से संबंधित सामान्य प्रश्न देंगे जो जिसके उत्तर पाठ में ही मिल जाया करते हैं। फिर रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में आपके अंदर इस पाठ में आए हुए कुछ वाक्यांशों में, कुछ स्थानों में आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपने अपने विवेक से, ज्ञान से, अपनी समझ से उनको प्रस्तुत करना है और अपनी अभिव्यक्ति देनी है अर्थात अपने विचार रखने हैं। तीसरा खंड है भाषा अध्ययन। जैसा कि मैं आपको हर उसमें बताता हूँ पाठ में, भाषा का अध्ययन, ये डैश लगा है तो का, भाषा का अध्ययन। भाषा का अध्ययन अर्थात व्याकरणिक दृष्टि से पाठ के अंतर्गत आए हुए, पाठ के अंदर आए हुए सामान्य बातों को हम अनुभव करते हैं, सीखते हैं कि उसमें व्याकरणिक शब्द क्या क्या आए हैं और इसके जैसे अन्य शब्द क्या हो सकते हैं। हम उनको फिर अन्य पुस्तकों या संदर्भों से खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पहला प्रश्न है आपके लिए, जैसे थोंगला के पहले, मैंने छोटे छोटे क्रम में दे रखा, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे इसको कि थोंगला के पहले इसमें लिखा है कि आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों। फिर नंबर प्रश्न 2 है। इस प्रकार से आप इसमें प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को हम अभी आपको एक जब प्रश्न देते हैं उसमें प्रश्न को बताएंगे। इसमें उस समय के तिब्बत के हथियार का कानून रहने कारण यात्रियों किस प्रकार की परेशानी होती होगी। तीसरा है लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के साथ जो है किस कारण से बिछड़ गया। और चौथा है लंकोर के शेखर विहार में सुमित को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, ये वाला है ना, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया, कि क्यों नहीं किया। और फिर है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा रहा होगा। फिर एक है, मैं अब पुस्तकों में इस प्रश्न को देखते हैं, जरा महत्वपूर्ण है।
बाकियों के तो मैं उत्तर आपको पूरा सार सहित बताऊंगा, लेकिन इसका उत्तर यहीं पर हम थोड़ा कर लेने का प्रयास कर रहे हैं दोबारा। लेखक कह रहा है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इन्वर्टेड कॉमा में है ये बंद, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसीलिए हमने आपको भीतर था या आगे को इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। अर्थात वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रखते हैं। तो कभी लेखक कह रहा है यहाँ पर, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब नीचे आपके लिए विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प प्रश्न है, ये सोच पर आधारित कि आप इस मैं अब पुस्तकों के भीतर था को आप क्या सोचते हैं? क्या ये सोचते हैं ये लेखक है और हमने ये पुस्तक के भीतर चला गया ऐसे, या बहुत सारे पुस्तकों के अंदर इधर से भी पुस्तक है उधर से भी पुस्तक है और उसके ऊपर अंदर कमरे के अंदर जैसे कि गोदाम में उसके अंदर, आप क्या समझना चाहते हैं इसका अर्थ? बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया है, ये अनुमान पर आधारित भी है, हमारे विवेक पर आधारित है ये, कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। ये इसमें आपने सही अनुमान लगाया है कि पुस्तक जो है, लेखक जो है पुस्तक पढ़ने में रम गया। इसी प्रकार आपका सुमिति के यजमान ये रचना और अभिव्यक्ति में है, ये सुमिति के यजमान ये है, सुमिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत है आपके लिए। इस आधार पर आप सुमिति के व्यक्तित्व को व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उनमें कुछ ख्याल करना चाहिए था, इसमें आपने अनुचित और उचित का विचार करना है। फिर है यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने बताना है, उसका आप शब्द चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। शब्द चित्र अर्थात शब्दों में अपने बातों को रखना है, देख रहे हैं। तो अब आप भी अपने शहर और राज्य का एक शब्द चित्र बना सकते हैं, या जहां आपने कभी यात्रा की हो उस जगह का आप बना सकते हैं। फिर आपने भी किसी स्थान की, जो मैं कह रहा हूँ उसी का दूसरे उसमें आ गया 11वें प्रश्न में, आपने भी किसी स्थान की यात्रा की होगी, अवश्य की होगी। तो यात्रा के दौरान हुई कठिनाइयां या अनुभवों को अच्छा लगा हो जो, उनको आप यहाँ इंगित करेंगे। फिर यात्रा वृत्तांत, जैसे मैंने आपको पाठ के शुरू होने में ही कहा कि प्रेमचंद का जो था वो 2 बैलों की कथा, वो कहानी विधा थी हिंदी साहित्य में। ये जो है आपके गद्य साहित्य में आपका यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है, यात्रा वृत्त कहते हैं इसको। तो पाठ्य पुस्तक में यात्रा वृत्तांत साहित्य की भी एक जो है विधा है, और इस विधा में आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं इसको आपको बताना है कि कौन कौन सी विधाएं हैं और प्रस्तुत विधा इनमें से किस मायने में अलग है। ये जैसे कहानी विधा है, ये विधा, अन्य विधाएं भी आपके आगे आएंगी। निबंध विधा है, साक्षात्कार विधा होती है, और अपना आत्मकथा शैली होता है, जीवन वृत्त होता है, जीवन परिचय शैली होती है। इस प्रकार से आपने ये बताना है। फिर भाषा और अध्ययन या भाषा का अध्ययन, इसमें आपको भाषाई या व्याकरणिक बात बतानी, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, ये इसमें कह रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम ढूंढेंगे। फिर ऐसे शब्द जो किसी अंचल या यानी कि स्थान विशेष में, जैसे हमारे यहाँ कुमाऊं में कुछ शब्द अलग बोले जाते हैं, गढ़वाल में अलग बोले जाते हैं, उधर नेपाल की तरफ जाएंगे अलग। तो ऐसे आंचलिक शब्दों को आपने ढूंढना है, और इस प्रकार के आंचलिक शब्दों को जो है ये पाठ में आंचलिक शब्द ढूंढते हुए आपने ये अनुमान लगाना है कि आंचलिक शब्द इनको क्यों कह रहे हैं, अर्थात जो केवल एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो पाठ में से भी आप ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं, जैसे भरिया है और थुकपा है, थुकपा वहां का है, हमारे यहाँ ऐसे और अन्य भी शब्द आएंगे, आपको मिल जाएंगे आराम से। फिर पाठ में कागज, अक्षर, मैदान, इस प्रकार के शब्द आए हुए हैं। आगे के मतलब मोटे, अच्छे, विशाल शब्द, इन शब्दों का इसी प्रकार आपने क्या करना है, इस प्रकार के जो विशेषण बताने वाले शब्द हैं, अर्थात ये विशेषण बता रहे हैं, मोटा, पतला, मैदान, ऊंचा, ऊंचा भीटा, इसी में आया था। तो इस प्रकार से, या शंकरा रास्ता, इस प्रकार से आपने विशेषण जो विशेषता बताते हैं उस चीज की, उनको छांटना है। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को क्रमशः करते हैं। चलिए, पाठ 2 ल्हासा की ओर राहुल संस्कृतायन का जो पाठ है, इसके प्रश्न अभ्यास को अंतर्जाल की सहायता से हल करते हैं। चलिए, प्रश्न अभ्यास है नंबर 1। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय
भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ये क्यों पर आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमिति थे। सुमिति की वहाँ जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते हैं, और सुमिति भी साथ नहीं थे। छंग पीकर अर्थात वहाँ एक वो पेय पदार्थ बनाते हैं जिससे थोड़ा सा नशा जैसा होता है, घरेलू शराब कह सकते हैं आप उसको, ऐसे वो दवा के रूप में होती है, उनके यहाँ छंग कहते हैं उसको। अब प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ये पाठ पर आधारित प्रश्न है कि आप पढ़ करके सोचिए कि उस समय यात्रियों को जब वहाँ हथियार का कानून नहीं है तो किस प्रकार का भय बना रहता होगा हथियार के कानून के बिना। इसका उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। अर्थात वहाँ कानून जो था हथियार का बहुत सरल था और निर्जन स्थान था। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे। यहाँ पर लेखक के मार्ग में बिछड़ने का कारण पूछा गया है, तो इसका उत्तर है, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा, इसलिए वे अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भटक गए। आपने देखा घोड़ा उनको सुस्त मिला था, आगे जल रहा के पीछे, आगे जा रहा के पीछे, जानके वो अस्थि की तरह हो, बिल्कुल जैसे बीन बजाते हुए आराम से इस प्रकार से घोड़ा जा रहा है कि जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं हो रही है घोड़े को। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। यह प्रश्न बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन, जिनको कंजूर कहते हैं, कंजूर हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, तो उनका आसन वहीं लग गया। और वो पुस्तकें भी बड़ी मोटी थी, पोथियाँ करीब 15-15 शेर से कम की नहीं थी एक एक। और सुमिति जो है अपनी यजमानों के पास चले गए, तो उन्होंने सुमिति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको स्वयं अपना अध्ययन करने के लिए पुस्तकें मिल चुकी थी वहाँ पर। कुंजुर कहते हैं उनको, कंजूर अर्थात बुद्ध वचन, अनुवाद हुआ उनको। प्रश्न संख्या 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपने देखा बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने भिखमंगे के रूप में छद्मवेश में यात्रा करनी पड़ी उनको। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान के लिए कठिनाई हुई और कठिनाई का सामना करना पड़ा। डांडा थोंगला जैसी खतरनाक पहाड़ियाँ उनको पार करना पड़ा। लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने यात्रियों से बिछड़ गए। और आपको पता भी है कि आगे से ठंडा धूप है ललाट में और पीछे से बर्फ़ का ठंडापन है, तो कठिनाइयां हैं, दुरूह रास्ता है, यहाँ पर कठिनाइयों को लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। अर्थात यात्रा वृत्तांत को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, वहाँ की एक एक परिस्थितियों को समझते हुए आपको तत्कालीन यानी कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था
उसके बारे में आपने बताना है। इससे पहले वाली वीडियो में भी काफ़ी मैंने चित्र वहाँ के दे रखे हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि को प्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता है, अपने लिए चाय बना सकता है, उसकी सास और बहू बना देते हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाय लाए हैं वो दे सकते हैं, अर्थात आप स्वयं भी बना सकते हैं। परंतु भिक्षुकों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते। और भी वहाँ पर उस समय की तो समाज की व्यवस्थाएं लिख सकते हैं कि समाज में जो है लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वहाँ बौद्ध धर्म के चिरी वगैरह बांटते थे, हाथ में गंडा बांधते थे। इस प्रकार से वहाँ का आप सामाजिक दर्शन लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है जब कोई वक्ता अपनी बात को कहता है तो यहाँ पर कहा गया मैं अब पुस्तकों के भीतर था। इसका उत्तर मैं पहले भी आपको कक्षा शिक्षण में भी दे चुका हूँ। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसमें सामान्य सी बात है कि लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अब चलते हैं दूसरे खंड, रचना अभिव्यक्ति। अपनी सोच व ज्ञान पर आधारित आपको प्रश्न यहाँ पर उत्तर देने हैं। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? यहाँ पर लेखक के बजाय उनके मित्र सुमति के व्यक्तित्व का चित्र बताना है आपने, किस प्रकार के हैं। लेखक के साथ, समाज के साथ वहाँ के उनका किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं, क्या काम करते हैं, इस प्रकार उनका व्यक्तित्व को आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर सरल है। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे। इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। और भी आप लिख सकते हैं जो आपको इसमें उचित जान पड़ता है पाठ्य के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष का मतलब वेशा ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथनों के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। अर्थात आपने अपनी ये अभिव्यक्ति वाला ही है। यहाँ पर अंश तो अध्ययन जो है अभिव्यक्ति बात है, तो आपने अपनी अभिव्यक्ति करनी है यहाँ पर कि वो व्यवहार कैसा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं अर्थात उसको पसंद नहीं करते। लेखक भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा, अब यह हमारा अपना एक विचार है, अपना व्यू है, एक सोच है, अभिव्यक्ति है। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। उनका चरित्र आदर्श होता है, उच्च होता है। हम वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचार वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है, वेशभूषा में सब कुछ नहीं। अर्थात वेशभूषा ही जरूरी नहीं है। वेशभूषा के आधार पर हम एकदम से नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों कि आपके अगर कपड़े फटे भी हों, पुराने भी हों, तो साफ और स्वच्छ होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। अब आगे प्रश्न संख्या 10 और 11 एक साथ लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। और 11 है अपनी किसी यात्रा का अनुभव लिखा था। ये दोनों यात्रा पर आधारित प्रश्न आपके पास हैं। अब इनका उत्तर है तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है जिस कारण यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट है।
पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बर्फ के साथ साथ पत्थरों का ढेर है। इस प्रकार आप अपने राज्य और शहर का भी विवरण इसमें लिख दे सकते हैं कि वो आपके राज्य से या शहर से किस प्रकार भिन्न है। और प्रश्न संख्या 11 भी इसका उत्तर, आप जब आपने कोई यात्रा की है, आप अपने माकोड वगैरह गए होंगे, कहीं गए होंगे नैनीहाल, तो उसका वर्णन आप कर सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के रूप में। प्रश्न संख्या 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों में अलग है? मैंने आपको उसमें श्वेत हरित उसमें बताया था कि साहित्य की जो विधाएं हैं उनमें ये यात्रा वृत्तांत है। अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित होता है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। तो ये इन दोनों में समानता और विषमानता हो गई। इसी प्रकार आपके उसमें निबंध भी है। सांवले सपनों की याद है और उपभोक्तावादी संस्कृति, ये निबंधात्मक है। और एक कुत्ता एक मैना, ये भी निबंधात्मक है। जीवनी है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इस प्रकार से अलग अलग विधाएं गद्य साहित्य में हैं आपके, इनको हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। है प्रश्नोत्तरी का तीसरा भाग, भाषा अध्ययन। पाठ में आए व्याकरणिक शब्दों का ज्ञान इसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए, आइए चलते हैं 13वां प्रश्न के रूप में। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। इस प्रकार से नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीकों में लिखिए। जैसे एक शब्द वाक्य को सुबह होने से पहले हम गांव पहुंचने की घटना को कितने ही प्रकार से लिखा है। इसी प्रकार आपने लिखना है कि जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसको आपने अलग अलग तरीके से लिखना है। ये भी एक व्याकरणिक शैली होती है लिखने की, वाक्यांश लेखन या वाक्य लेखन के अंतर्गत। उत्तर देखते हैं। यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। और भी बना सकते हैं कि घोड़ा कह रहा आगे जो जाऊँ पीछे जो जाऊँ, घोड़े को कुछ समझ में नहीं आ रहा। घोड़ा आगे जाना चाहता है जितना, उतना ही पीछे को भी आ जाता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके अन्य वाक्यांश आप बना सकते हैं। अब है विशेष प्रकार का प्रश्न। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये भी मैंने आपको अभी जब श्वेत श्याम में हमारा कक्षा अध्ययन चल रहा था वहाँ पर भी इसको समझाया है। तो पाठ में आए हुए आंचलिक शब्दों को अब हम जानते हैं। इसका उत्तर है पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द कुची कुची, भीटा, थुकपा, खोटी, राहदारी और भी हैं शब्द। इसमें खोटी जो है मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे केतली होती है चाय बनाने का बर्तन। तो इस प्रकार से आप इसमें अन्य शब्द और लिख सकते हैं। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। पाठ में कागज कैसे लिखा है? देखिए, जौ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। देखने की बातें होती है, छोटी छोटी बातें। कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे मोटे कागज, अच्छे अक्षर, विशाल मैदान, तिंगरी का विशाल मैदान। तो इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। अर्थात जिन शब्दों से किसी की विशेषता का पता चलता है वो विशेषण शब्द होते हैं। तो पाठ में कुछ ऐसे ही
और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर हैं आपके पाठ में बहुत पिछड़ना, धीमे चलना, कड़ी धूप, खुफिया विभाग और भी हैं, जैसे श्वेत शिखर, मील 1.5 मील रास्ता, ऊंची चोटी। इस प्रकार से आपकी पाठ्य में बहुत शब्द हैं ऐसे जो विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं इनको। अब हम जो है इसकी विशेष बातें, इस पाठ की विशेष बातें, इस पाठ की उपयोगिता, इस पाठ के जीवन में क्या उपयोगिता है आगे आने वाले समय में, और इस पाठ से हमने क्या सीखा है, इसके लिए हम पुनः कक्षा शिक्षण की ओर चलते हैं और कक्षा शिक्षण की ओर चलते हुए इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूते हैं दोबारा और पाठ की समाप्ति करते हैं। चलिए, इस प्रकार आपने सारे प्रश्नों को जान लिया है। आशा है कि आपने अब इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। जहां पर जो कठिनाई होती है फिर भी आप अपना संबोध हमें बता सकते हैं, अपनी बात हमें बता सकते हैं। हमारा मुख्य संबोध का जो विषय होता है वो यही होता है कि आप छोटी छोटी गलतियां जहां हम करते हैं उनको सुधारा जाए। केवल परीक्षा की दृष्टि से पास करना नहीं है, बल्कि हमको परीक्षा के साथ साथ जीवन में उस शब्द की क्या उपयोगिता होगी, कहाँ पर ये मेरे काम आ सकता है। जैसे यात्रा वृत्त शब्द आपको आज हमने पढ़ा, देखिए यात्रा वृत्तांत क्या होता है, गद्य साहित्य में यात्रा क्या होती है, या यात्रा साहित्य का गद्य में क्या महत्व है। इस प्रकार से आप अन्य जब आप इंटर में जाएंगे, बीए में जाएंगे, एमए में जाएंगे, वहां पर इनकी क्या उपयोगिता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, छात्र भी सोचते हैं कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है तो क्यों करना है। ऐसा नहीं है। बचपन में सीखी हुई छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, अध्यापक द्वारा प्रेरित की गई है छोटी छोटी बातें, माताजी और पिताजी के द्वारा छोटी छोटी जब हम प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासावश प्रेरित करने के लिए कही गई बातें, ये भविष्य में काम आती है। मेरा उद्देश्य इसीलिए रहता है हमेशा हर पाठ्यक्रम में, हर पढ़ाने में, कि आज जो हम सीख रहे हैं ये आज के लिए नहीं है। सीखो हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत, महाभारत में आता है। अंत में आपने इस महाभारत से देखा होगा धारावाहिक, सीखो हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत। तो स्वागत करना पड़ता है नए युग का। कब करेंगे? जब हमने बीते हुए युग से कुछ सीखा हो। इस प्रकार से सहजता से, सरलता से और शुद्धता से हमने अपना कार्य करना है। इसको सीखिए, प्रयास कीजिए, ये आपके भविष्य में काम आने वाली चीजें हैं। और हम अगले वीडियो में फिर इसका देखते हैं। इस आप इसको तैयार करिए और अपने मित्रों को, जिन बच्चों को इसको पढ़ना है, जिन अध्यापक मित्रों में इसमें छोटी छोटी त्रुटियां अच्छी लगी हों उनको, और जिन अभिभावकों को इसमें अच्छी बातें लगी हों, वो कृपया आगे इसको अन्य मित्रों को भी शेयर करें और उनको साझा करते हुए इसको अपने लिए लें, अर्थात सब्सक्राइब करें और पाठ का आनंद लें। अब हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। नमस्कार। सर्वे सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।